आज की हमारी एनीमे है बाम और रेचल के बारे में। बाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जिसका साथ रेचल नाम की एक लड़की देती है। एनीमे में बाम रेचल से अटैच हो जाता है, लेकिन रेचल उसे छोड़कर एक टावर के टॉप पर चढ़ना चाहती है, जिसे ही द टावर ऑफ गॉड कहा गया है। For what reason do you risk your life to climb the tower? Whatever you desire, you will find it here. Welcome to the Tower of God. क्योंकि इस टावर पर जाने से आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती है। इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली सारी सुख सुविधाएं और सारी मोह माया इस टावर पर चढ़कर क्लेम की जा सकती है। Climb the tower and everything will be yours. इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि इस टावर पर चढ़ने वाला ही यहाँ का गॉड होगा। उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगी। At the top exists everything in this world, and all of it can be yours. You can become a god. इस एनीमे में रेचल इस टावर पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाम को बताती है कि वो सिर्फ स्टार्स को नजदीक से देखने के लिए इस टावर के टॉप पर चढ़ना चाहती है। This is the story of Rachel, the girl who climbed the tower so she could see the stars. दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर बाम को इस दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ रेचल चाहिए। And Baum, the boy who needed nothing except her. This is their end and their beginning. तो चलिए एनीमे में देखते हैं कि बाम और रेचल को उनकी मंजिल कैसे मिलती है। एपिसोड की स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि बाम को देखते हैं, जो कि रेचल का पीछा कर रहा होता है, लेकिन रेचल उसे छोड़कर टावर क्लाइंब करना चाहती है। वो बाम से सॉरी कहती है, लेकिन बाम चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है। वो दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं और रेचल बाम से कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हें पता है कि मुझे टावर पर चढ़ना है, लेकिन बाम रोते हुए उसे ना छोड़ने के लिए कहता है। या रेचल उसके आंसू पहुंचती है और अपनी मंजिल के लिए यानी कि टावर क्लाइंब करने के लिए यहाँ से अचानक गायब हो जाती है और हमारा मेन हीरो यहाँ पर अकेला रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो भी एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे उस टावर का केयर टेकर मिलता है। वो बाम को उसके नाम से बुलाता है, जिसे देखकर बाम खुद शॉक रह जाता है। फिर वो सोचता है कि शायद उसे रेचल ने उसका नाम बताया होगा। वो उससे रेचल के बारे में भी पूछता है, लेकिन केयर टेकर का सिर्फ एक ही जवाब था, द आंसर कैन ऑलवेज बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द टावर। यानी कि उसे सारे सवालों के जवाब इस टावर के टॉप पर जाने से ही मिलेंगे, क्योंकि उसका सवाल सिर्फ रेचल थी और रेचल उसे इस टावर के टॉप पर ही मिलेगी। और अगर बाम टावर के टॉप पर चढ़ना चाहता है तो उसे इससे पहले एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें उसे एक मॉन्स्टर के साथ लड़कर एक ब्लैक बॉल को तोड़ना होता है, जिस पर बाम बिना कुछ सोचे समझे रेचल के लिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे प्रिंसेस ऑफ जहाद यानी कि यूरी रोक लेती है, क्योंकि बाम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यहाँ हमें किंग जहाद के बारे में पता चलता है, जो कि इस टावर का किंग होता है, और प्रिंसेस ऑफ जहाद वो लड़कियां होती है जिन्हें किंग को बचाने के लिए पावर्स दी जाती है। और यहाँ पर यूरी भी एक प्रिंसेस ऑफ जहाद है। यहाँ पर यूरी बाम को देखकर इस टास्क को थोड़ा आसान करने के लिए कहती है, लेकिन केयर टेकर इस बात से मना कर देता है। इधर हमारा बाम उस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन यूरी को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है। अब यहाँ पर केयर टेकर बाम को उसकी तलवार यानी कि प्रिंसेस ऑफ मार्च देने के लिए कहता है। ये तलवार इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी चीज़ को काट सकती है। और हम देखते हैं कि यूरी ब्लैक मार्च को बाम को दे देती है। तभी हमें यह पता चलता है कि बाम एक नॉन रेगुलर है। दरअसल टावर में आने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, जिन्हें रेगुलर्स कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पावर से टावर के दरवाजे को खोल देते हैं, और ऐसे लोगों को इरेगुलर्स कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो बाम उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बाम को एक ही झटके में खा जाता है। ये देखकर यूरी बाम को बचाने के लिए आगे चली जाती है, लेकिन उसका नेविगेटर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बताता है कि बाम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तब हम देखते हैं कि बाम उस मॉन्स्टर के मुंह में हमला करके उससे बाहर आ जाता है। फिर नेविगेटर उसे बताता है कि इस टेस्ट को पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मौत के डर पर जीत हासिल करना। ये सुनकर बाम उस ब्लैक बॉल पर हमला करने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉल को कोई भी असर नहीं हो रहा होता। बाम उस बॉल पर वार कर ही रहा होता है, तभी वो मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। यह देखकर नेविगेटर बाम को ब्लैक मार्च से पावर्स मांगने के लिए कहता है, और हम देखते हैं कि वो ब्लैक मार्च बाम के क्यूट फेस को देखकर उसे पावर्स दे देती है। यह देखकर यहाँ पर यूरी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है।
क्योंकि ब्लैक मार्च ने यूरी को कभी भी अपनी पावर्स नहीं दी होती। और हम देखते हैं कि बाम उस टेस्ट को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है और ब्लैक मार्च को अपने साथ ही ले जाता है। यह देखकर यूरी भी ब्लैक मार्च को वापस हासिल करने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस ऑफ जाद को टावर पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती। फिर हम बाम को देखते हैं जो कि नेक्स्ट फ्लोर पर आ चुका होता है जहां पर 400 और रेगुलर्स होते हैं। तब वहां का एग्जामिनर ये अनाउंस करता है कि इनमें से सिर्फ 200 लोग ही आगे के फ्लोर में जा सकते हैं और अगले फ्लोर पर जाने के लिए वो अपने कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। और जब सिर्फ 200 लोग इस फ्लोर में बच जाएंगे तो यह टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी को एक एक ट्रैक बॉल दी जाती है जिससे कि वो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्सन बाम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरा पर्सन उस पर्सन को मार देता है जो कि बाम को मारने के लिए आया होता है। और हम देखते हैं कि ऐसे करते करते बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आखिर में बचे 200 लोग ही अगले फ्लोर में जाने के लिए काबिल होंगे। तभी हम देखते हैं कि एक स्नाइपर बाम पर निशाना साध रहा होता है, लेकिन तभी एक एलिगेटर आकर उसे रोक देता है और उसकी गन को मोड़कर छीनते हुए उसे वापस जाने के लिए कहता है। तभी वो एलिगेटर ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को देखकर बाम को अपना टारगेट बना लेता है और उसके पास चला जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि बाम अब 3 दुश्मनों से घिर चुका होता है। तब वो एलिगेटर रैक बाम को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और कुन उन दोनों को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है ताकि वो कुछ ऐसे दोस्त ढूंढ सके जो उसके साथ टावर पर चढ़ेंगे। लेकिन तभी कुन को बाम के हाथ में ब्लैक मार्च दिखाई देती है और यह देखकर वो बाम की मदद करने का डिसाइड करता है। वो देखते ही देखते रैक को नीचे फेंककर बाम को यहाँ से लेकर चला जाता है। रैक यहाँ पर इनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन कुन अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके रैक को चकमा दे देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि बाम और कुन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुन बाम से ब्लैक मार्च के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह कोई आम तलवार नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जाद के पास ही होती है। दूसरी तरफ हम यूरी और उसके नेविगेटर को देखते हैं जो कि टावर पर चढ़ने के लिए कोई सेकेंडरी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट टावर पर नहीं चढ़ सकते, उन्हें इस बात के लिए कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन यूरी टावर पर चढ़ना चाहती है क्योंकि उसे ब्लैक मार्च वापस चाहिए। इधर बाम कुन को यूरी के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर कुन ये सोच रहा होता है कि कहीं बाम नॉन रेगुलर तो नहीं, और फिर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के से फाइट कर रही होती है। इसके पास एक ऐसा हथियार होता है जिस पर वही सिंबल बना होता है जो कि बाम के ब्लैक मार्च पर होता है। वो दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। इधर रैक लोगों को हराकर अभी भी बाम का पीछा कर रहा होता है। कुन यहाँ पर उस बॉल में देखता है कि अभी सिर्फ 268 पीपल बचे हुए हैं। बाम यहाँ पर कुन को अपने और रेचल की स्टोरी सुनाता है। तब कुन उसे अपने साथ एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है। कुन यहाँ पर बाम के साथ इतना इंटरेस्टेड इसीलिए होता है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ जाद ने भी उसके साथ इंटरेस्ट दिखाया होता है, इसीलिए उसे लग रहा होता है कि यह बंदा कुछ स्पेशल है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रैक आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। कुन उसके अटैक को जल्दी से डॉज कर लेता है और इधर एग्जामिनर अनाउंस कर देता है कि 400 में से अब सिर्फ 200 पर्सन ही बचे हैं, इसीलिए आप लड़ना बंद करो। वो उन्हें वार्न करता है कि इसके बाद अगर कोई लड़ाई करने की कोशिश करा तो उन्हें 200 पर्सन में से भी बाहर निकाला जा सकता है। इधर हम उस लड़की और लड़के को देखते हैं जिन्होंने आपस में लड़कर आसपास की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एग्जामिनर फिर से अनाउंस करता है कि 5 मिनट के अंदर सभी लोग 3-3 के पैर में हो जाओ, और अगर 5 मिनट के अंदर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो पावरफुल लड़की और लड़का अपना ग्रुप बना लेते हैं और अपने साथ एक तीसरे पैर की खोज कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं लेते। इधर हम रैक को देखते हैं जो कि अभी भी बाम और कुन पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर कुन रैक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाम उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो सरेंडर कर देता है। इधर रैक बाम के साथ लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपना ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चाहिए और बाम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ये देखकर कुन उसे आइडिया देता है कि अगर वो उनके ग्रुप में ज्वाइन होकर अगले फ्लोर पर जाएगा तो उसे हमसे भी ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट मिल जाएंगे। लेकिन रैक इधर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। इधर हम देखते हैं कि 3 लोगों का पैर बनाने के लिए उनके पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे होते हैं, जिसे देखकर कुन और बाम रैक की बॉडी पर चिपक जाते हैं,
जिससे कि वो 3 पैर बन जाते हैं। पैर बनने के बाद कुन देखता है कि इधर सिर्फ 120 रेगुलर्स ही पैर बने हैं। 200 में से बाकी 80 रेगुलर्स इसमें भी फेल हो गए हैं। इधर रैक अभी भी बाम से लड़ने की बात कर रहा होता है और कुन उसे चुप करने के लिए उसे एक चॉकलेट देता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इधर हम अनक और हात्सु को देखते हैं जो कि वही पावरफुल लड़का और लड़की होते हैं जिन्हें मजबूरी में शिप के साथ टीम बनानी पड़ती है क्योंकि उन्हें पैर पूरा करने के लिए तीसरा बंदा मिला ही नहीं। ये दोनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले टेस्ट का एग्जामिनर लैरो आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लैरो एक रैंकर है और रैंकर वो बंदे होते हैं जो कि एक बार स्टोर पर चढ़ चुके होते हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब लैरो इनमें से और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स को फिल्टर करने के लिए अपनी पावर शिंसू को यूज़ करता है, जिससे कि सभी लोग पीछे की ओर धकेले जाते हैं और उनके सामने एक पानी की दीवार बन जाती है। तब यहाँ पर लैरो कहता है कि शिंसू इस टावर की पावर का सोर्स है, हम इसी की वजह से यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं। इस टावर के सारे मेंबर्स इसी पानी को यूज़ करके यहाँ पर लड़ाई करते हैं, इसलिए आप में से कोई भी टीम इस पानी की दीवार को पार करके दूसरी तरफ आ गई तो पास हो जाएगी, लेकिन आपकी टीम का कोई एक मेंबर भी अगर इस दीवार से पीछे रह गया तो आप सभी को फेल माना जाएगा। इस टावर पर चढ़ने के लिए आपको मेहनत से ज़्यादा लक की ज़रूरत है, इसीलिए तुम सब तैयार हो जाओ। यह सुनकर कुन बाम की चिंता कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बाम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उनकी टीम में से बाम पीछे रह गया तो सब हारे जाएंगे। लेकिन तभी हमें पूरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बाम पहले से ही दीवार के दूसरी तरफ ही है। वो उनमें से एक अकेला ऐसा बंदा है जो कि दीवार की दूसरी तरफ सबसे पहले पहुंच गया। दरअसल पानी ने उसे पीछे की ओर धकेला ही नहीं था, जिसे देखकर लैरो भी हैरान हो जाता है। अब लैरो की साइड सिर्फ बाम ही था, इसलिए लैरो बाम के साथ बैठ जाता है और वो बाम से कहता है कि तुम गैस करो कि इस दीवार को अब सबसे पहले कौन पार करेगा। अगर तुम ये सही गैस कर पाए तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि लैरो और बाम दोनों ही अनक को चुनते हैं और इधर अनक की वो लड़की होती है जो सबसे पहले इस दीवार को पार कर देती है। और हम देखते हैं कि हात्सु भी बड़ी आसानी से उस दीवार को पार कर लेता है, जो कि अनक का ही टीम मेंबर होता है। लेकिन इनका तीसरा मेंबर यानी कि शेप के लिए यह सब कुछ मुश्किल होता है। इधर लैरो बाम के किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है और जैसा कि हमें पहले से ही पता है बाम उसे क्या सवाल पूछेगा। उसे रेचल के बारे में पूछता है, लेकिन लैरो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस पर बाम उसे इरेगुलर के बारे में पूछता है, जिस पर लैरो उसे बताता है कि टावर 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला है आउटर टावर जो कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है इनर टावर जहां पर हम लोग अभी मौजूद हैं, और दूसरे सेक्शन तक सिर्फ रेगुलर्स ही पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग सबसे पहले आउटर टावर में आ जाते हैं, जिनमें से केयर टेकर के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि अगले सेक्शन में आ सकते हैं, जो कि इनर टावर है। जिन को केयर टेकर के द्वारा परमिशन दी जाती है उन्हें रेगुलर्स कहा जाता है, और जो बिना परमिशन के इनर टावर में आ जाते हैं उन्हें इरेगुलर्स कहा जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इधर हम देखते हैं कि शिप और सेरिना इस वॉल को पार नहीं कर पा रहे होते हैं। इधर कुन और रैक भी बड़ी आसानी से उस दीवार को पार कर जाते हैं, लेकिन कुन का बैग किसी वजह से फंस जाता है, लेकिन वो जोर लगाकर उसे खींचने में भी कामयाब हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि शिप और सेरिना भी अपना पूरा जोर लगाकर इस दीवार को पार कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक और एग्जामिनर कुन के बारे में पहले से ही जान रहा होता है और उसके वहाँ पर आने से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें कुन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ मारिया ने प्रिंसेस ऑफ जिहाद बनने के बाद कुन को धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से कुन की सारी फैमिली मारी जाती है और उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब कुन की माँ उसे किसी पर भी भरोसा करने के लिए मना करती है। या बाम को पहली बार इस स्काई के बारे में पता चला था, जिसे देखकर रैक काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है, जिस पर कुन बाम से कहता है कि ये सेंसुई के द्वारा बनाया गया एक डुप्लीकेट स्काई है। फिर बाम उसे स्टार्स के बारे में पूछने लग जाता है और उसे यह भी बताता है कि रेचल भी टावर के टॉप पर सिर्फ स्टार्स को देखने के लिए ही चढ़ना चाहती है। कुन यहाँ पर बाम से कहता है कि यह कितनी अजीब बात है ना, रेचल ने तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखा, लेकिन जब बात टावर पर चढ़ने की आई तो उसने तुम्हें धोखा दे दिया और अकेले ही चढ़ने लग गई। ये सुनकर बाम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुन को रेचल के बारे में एक और शब्द बोलने से भी मना करता है। फिर हमें यहाँ पर चीखें सुनाई देती है
जो कि उस जगह से आ रही होती है जहाँ पर इनका टेस्ट होने वाला है, जिसे सुनकर सारे कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर हम एक और जगह को देखते हैं जहाँ पर एक और टेस्ट चल रहा होता है, जहाँ पर 400 में से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ही पास हो चुके होते हैं, बाकी सभी लोग वहाँ पर मर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात होती है। इधर सेफ बाम और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और लेरो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि सबको एक बोनस टेस्ट के बारे में बताता है और उसके 2 रूल्स के बारे में भी बताता है, जिसमें पहला रूल होता है कि कोई भी उस टेस्ट को अपनी मर्जी से ले सकता है और दूसरा रूल ये होता है कि जो भी उस टेस्ट को पास करेगा उसके लिए कोई अगला टेस्ट नहीं होगा, उसे डायरेक्ट टावर पर चढ़ने की परमिशन मिल जाएगी बिना किसी और टेस्ट को दिए। यह सुनकर सभी लोग टेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उनका अगला टेस्ट क्राउन टेस्ट होता है, जहाँ पर सभी को एक दूसरे से क्राउन छीनना होता है। लेरो यहाँ पर उस गेम के टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, जिसके अकॉर्डिंग टीम के एक मेंबर को वो क्राउन पहनकर हर टाइम थ्रोन पर बैठना होगा और हर राउंड में बाकी की 4 टीमें उस टीम के साथ लड़ेगी और आखिर तक लगातार जो बंदा उस क्राउन को पहनकर बैठे रहा होगा वो टीम जीत जाएगी। और गलती से भी एक बार बैठने के बाद अगर वो मेंबर उस थ्रोन से उठ गया तो वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम उस जगह पर बैठ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि दूसरे टेस्टिंग एरियाज से भी कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया गया होता है। तब लेरो पहली 5 टीमों को आगे आने के लिए कहता है, क्योंकि एक राउंड में एक टीम थ्रोन पर बैठेगी और 4 टीम उनसे लड़ेगी। कौन ये डिसाइड करता है कि वो अगले राउंड में लड़ेंगे, जिस पर शेप और उसकी टीम यहाँ पर लड़ने के लिए आगे आ जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि अनक अकेले ही अपनी अपोजिट टीम को यहाँ पर हरा देती है और खुद क्राउन पहनकर उस थ्रोन पर बैठ जाती है। और तब हम देखते हैं कि बाम को वहाँ पर रेचल का एहसास होता है, जिसे महसूस करके वो रेचल को जोर जोर से आवाज़ देने लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। लेरो यहाँ पर अगले राउंड के लिए टीमों को बुलाने लग जाता है, लेकिन इधर कौन अभी भी रैक को आगे जाने से रोक रहा होता है। हम देखते हैं कि अगले राउंड में उनसे लड़ने के लिए सिर्फ 2 टीमें ही आती है। देखते ही देखते दोनों टीम भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। वो दोनों टीम को फिर से हरा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाम का हथियार भी अनक के हथियार के प्रेजेंस की वजह से रिएक्ट करने लग जाता है, क्योंकि अनक का हथियार भी एक ब्लैक मार्च की तरह ही होता है और अनक को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि बाम के पास ब्लैक मार्च है। अनक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वो अपने थ्रोन से उठ जाती है और बाम के कैबिन तक पहुंच जाती है। वो उससे ब्लैक मार्च के यहाँ प्रेजेंस होने के बारे में सवाल करती है। अनक यहाँ पर सबको बताती है कि बाम के पास जो हथियार है वो कोई आम हथियार नहीं बल्कि ब्लैक मार्च है, जो कि प्रिंसेस ऑफ जिहाद के पास ही हो सकता है। यहाँ पर अनक के पास जो हथियार होता है वो भी ब्लैक मार्च की तरह ही है, जिसका नाम ग्रीन अप्रैल है। और ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल ये सभी प्रिंसेस ऑफ जिहाद के पास ही हो सकते हैं। अनक एक प्रिंसेस ऑफ जिहाद है, लेकिन यह हथियार बाम के पास देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बाम से उस हथियार को मांगती है, लेकिन बाम इस बात के लिए उससे मना कर देता है, जिस पर अनक ज़बरदस्ती बाम से हथियार छीनने की कोशिश करती है। वैसे ही लेरो आकर उसे बचा लेता है। तब अनक बाम के साथ एक डील करती है कि अगर बाम की टीम क्राउन गेम के एंड तक टिकी रही तो अनक अपना हथियार ग्रीन अप्रैल बाम को दे देगी, लेकिन अगर अनक इस गेम के एंड तक टिकी रही और बाम की टीम हार गई तो बाम को उसकी ग्रीन अप्रैल अनक को देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा बाम इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर अनक उसे उसकी जान से मारने की धमकी देती है। ये देखकर बाम भी अपने दोस्तों के बारे में सोचने लग जाता है और हम देखते हैं कि कौन और रैक भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थ्रोन से उतरने की वजह से अनक की टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और यहाँ दूसरी एरिना से आई हुई लड़की अनक को इम्पोस्टर कहती है, जिससे अनक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन हात्सू उसे कुछ भी करने से रोक लेता है। इधर कौन अनक की बात ना मानने के लिए बाम को शाबाशी देता है, जिस पर बाम उसे बताता है कि उसने ये सब कुछ रेचल की वजह से किया है, क्योंकि रेचल ने उसे सिखाया था कि उसे कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। बाम यहाँ पर खुद को वीक और यूजलेस कहता है। कम कहता है कि यह बात सही है कि तुम वीक हो, पर असल में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। तुम चाहे मरने वाले थे फिर भी तूने अपना वादा निभाया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और बाम की टीम से लड़ने के लिए 3 और टीम आ जाती है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्राउन को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कौन उस क्राउन को जल्दी से हासिल कर लेता है और उसे अपने बैग में छिपाकर सबको लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद सभी लोग कौन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बाम को यहाँ फिर से रेचल का एहसास होता है, लेकिन फिर से उसे इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता।
कून के पास यहाँ एक सूटकेस होता है जिससे वो किसी भी चीज़ की बहुत सारी कॉपी क्रिएट कर सकता है। इस सूटकेस का यूज़ करके कून बहुत सारी क्राउन की कॉपीज बना लेता है और उन्हें चारों ओर फैला देता है और असली क्राउन को कून बाम को पहनाकर थ्रोन पर बैठा देता है। बाकी लोगों को भी पता लग जाता है कि असली क्राउन बाम के पास है क्योंकि वो थ्रोन के ऊपर बैठा है, इसलिए सभी लोग बाम पर हमला करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि बाम के सामने 3 टीमें होती है जिनमें से 2 टीमें आपस में हाथ मिला लेती है। हम देखते हैं कि तीसरी टीम अकेले ही उन दोनों टीम से फाइट करके हरा देती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि तीसरी टीम ने 2nd फ्लोर पर बाम की टीम के साथ हाथ मिला लिया था और अब सभी आपस में दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरे ग्रुप को बाम की हेल्प करने के कारण इसमें से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसके बाद केवल बाम का ग्रुप ही बचता है। तीसरे ग्रुप में एक लड़की होती है जिसने एक मास्क पहना होता है और वो सीधा बाम पर हमला कर देती है, लेकिन रैक उसको रोक लेता है। वो रैक पर फिर से हमला करती है जिसकी वजह से रेचल जैसी दिखने वाली वो लड़की गिर जाती है। गिरते हुए हमें उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेचल ही होती है। मास्क वाली लड़की रेचल पर हमला करती है, लेकिन तभी बाम थ्रोन से उठकर उनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बाम भी चोटिल हो जाता है। हम देखते हैं कि बाम के सर से खून बह रहा होता है और बाम की ऐसी हालत देखकर ब्लैक मार्च की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद बाम खड़ा होकर मास्क वाली लड़की को ही मार देता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए समय रुक जाता है और ब्लैक मार्च की स्पिरिट तलवार से बाहर आकर बाम को शांत करती है। टाइम स्टॉप होने की वजह से बाम एक ही जगह पर खड़ा होता है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है बाम वापस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी और उसके नैरेटर गोल्ड को देखते हैं, जो कि अभी भी बाम के पास आने का रास्ता खोज रहे थे। फिर वहाँ पर एक और लड़का आता है जिससे यूरी सारी बात बताती है। यूरी की बातें सुनकर वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि यूरी को एक मामूली से लड़के की इतनी चिंता क्यों है, जिस पर यूरी उस लड़के को बताती है कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है। बाम के पास एक खास पावर है जिसके बारे में खुद बाम को भी नहीं पता। अगर तुम खुद उससे एक बार मिलोगे तो तुम खुद ही उसकी पावर के बारे में जान जाओगे। इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर बाम के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं। यहाँ से सीन फिर से बाम पर शिफ्ट होता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ा होता है। उसे बेहोश हुए काफी दिन बीत चुके हैं और अभी तक उसे होश नहीं आया है। कौन उसका अभी तक ख्याल रख रहा है। यहाँ से लहरों की तरफ सीन शिफ्ट होता है। लहरों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर इस टेस्ट के बाद क्या हुआ था, क्योंकि अचानक से वहाँ पर एक तेज लाइट फैल गई थी जिसमें वो क्राउन भी जल गया था। लहरों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वह हानसुंग से इसके बारे में पूछता है, जिस पर हानसुंग उसे बताता है कि दरअसल बाम ने उस टाइम अपनी सेंजू पावर एक्टिवेट कर ली थी। यह एक इंटरनल एनर्जी होती है। नॉर्मल इंसान इस एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर बाम ने जैसे तैसे करके उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो क्राउन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए किसी को भी जीता हुआ नहीं माना जाएगा। लेरो को यह टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का रीजन भी नहीं पता था, जिस पर हानसुंग उसे बताता है कि असल में ये टेस्ट किसी और वजह से लिया गया था। इस टेस्ट का मतलब उस मास्क वाली टीम की पावर जानना था, जिसमें रेचल भी शामिल थी। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उस मास्क वाले ग्रुप ने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उन्होंने अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल ही नहीं की। वहाँ से जाते वक्त लहरों को पता चलता है कि बाम ने असल में अपनी सेंजू पावर को एक्टिवेट नहीं किया था, बल्कि सेंजू पावर खुद बाम की हेल्प कर रही थी। इसीलिए लहरों को हानसुंग भी थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वो उसके हर चीज़ का जवाब भी नहीं दे रहा होता। फिर यहाँ से वापस सीन बाम और कून पर शिफ्ट होता है। कून बाम से कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें उठना ही होगा, क्योंकि कल हमारा टेस्ट है और अगर तुम नहीं उठे तो हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मगर बाम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो बेहोश पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेचल खुद आती है और बाम के सर पर हाथ घुमाने लग जाती है। रेचल कून से कहती है कि जब बाम उठेगा तो तुम उससे ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि उसने रेचल को देखा ही नहीं है, बल्कि ये केवल उसका भ्रम था। क्योंकि अगर बाम को मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसे मेरी चिंता होगी, जिसकी वजह से हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। रेचल की यह बात सुनकर कून को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन कून रेचल से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। इधर हम देखते हैं कि अनक बाम की ब्लैक मार्च स्वॉर्ड के साथ घूम रही होती है। ये ब्लैक स्वॉर्ड अब अनक की हो चुकी होती है, क्योंकि बाम क्राउन गेम में जीत ही नहीं पाया था। अनक उस तलवार की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है,
लेकिन वो फेल हो जाती है। हमें पता चलता है कि केवल सुंदर लड़के इस तलवार की स्पीड से बात कर पाते हैं। ये बात अनक को पता नहीं होती है। अनक उस तलवार को सिम के पास ले जाती है, लेकिन सिम भी खूबसूरत नहीं था, इसलिए वो स्पीड से कांटेक्ट नहीं कर पाता। जब वो थक कर यहाँ से जा रही होती है तो दूसरे ग्रुप की एक लड़की अनक को बताती है कि असल में तलवार यूरी की है, इसलिए उसके सिवा उसे कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता। वो उससे कहती है कि तुम इस तलवार को यूरी को वापस लौटा दो, लेकिन अनक उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद हम देखते हैं कि बाम को होश आ चुका है। कौन उससे कहता है कि तुम 5 दिन बाद उठे हो। पिछला टेस्ट कैंसिल हो गया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई होने से बच चुके थे, इसलिए वो स्किप किया गया टेस्ट वापस कल होने वाला है और आज तुम होश में आ चुके हो, इसीलिए हम बच चुके हैं। इसके बाद टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो सभी एक साथ बैठे होते हैं। सामने से एग्जामिनर द्वारा समझाया जा रहा होता है कि अगला टेस्ट 5 टीमों में होगा और वो पैर वाली टीम्स पहले वाली नहीं रहेगी, अब नई टीम्स बनाई जाएगी। इन 5 टीमों को अलग अलग टैग दिया जाता है। इन टैग्स के हिसाब से जिन जिन कैंडिडेट्स की पावर मैच होगी उसके हिसाब से उन्हें उन टीम में डाला जाएगा। इस तरह बाम और कोन 2 अलग अलग टीमों में चुने जाते हैं। यहाँ पर बाम को 5वें ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि 5वां ग्रुप सेंजू पावर के ऊपर बेस्ड होता है। बाम अपनी सेंजू पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसने ऐसा करके दिखाया भी था, जिसकी वजह से बाम को 5वें ग्रुप में डाल दिया जाता है। 5वें ग्रुप का नाम वेव कंट्रोलर होता है। यहाँ पर बाम को 2 दिन वेट करने के लिए कहा जाता है क्योंकि बाम के ग्रुप के बाकी मेंबर्स को सेंजू पावर्स के बारे में सिखाया जाएगा। बाम की इंटरनल एनर्जी काफ़ी कम होती है, इसलिए बाम को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। 2 दिन बाद जब फिर से बाम को होश आता है तो कौन उसे बताता है कि जो लड़की तुमने देखी थी वो रेचल नहीं थी, वो तुमका भ्रम था, वो कोई और लड़की थी। फिर बाम अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहां से पता चलता है कि उसके टीचर का नाम युगा है। वहां पर जितने भी लोग चुने गए थे उनमें से केवल युगा ही था जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। असल में सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे वर्ल्ड के किसी क्रिएचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। युगा सभी को सेम चीज करने के लिए कहता है। फिर हम बाम को एक दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर वो किसी बहुत बड़े स्नेक के सामने बैठा होता है। यह स्नेक दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वैसे तो स्नेक एक बच्चे से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, लेकिन उसे बाम में कुछ खास दिखता है जिसकी वजह से वो बाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। स्नेक की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ही बाम अपनी क्लास में वापस पहुंचता है तो उसकी सारी पावर्स कम हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था क्योंकि उसने एक बहुत ही पावरफुल स्नेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बाम जब थोड़ा ठीक होता है तो अपने आसपास देखता है जिससे उसे पता चलता है कि बाकी लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने बड़ी आसानी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसी के साथ उनकी एक क्लास भी ख़त्म हो जाती है। वो सभी वापस लौट रहे होते हैं तो बाम को एक लड़की दिखाई देती है। बाम उससे सॉरी बोलता है क्योंकि जब क्राउन वाला गेम चल रहा था तब मास्क वाली लड़की को मारने के चक्कर में इसको चोट लग गई थी। ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली होती है, इसलिए वो बाम के सवालों का जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाम के पास उस लड़की के ग्रुप की एक और मेंबर आती है जो कि बाम से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। इसके बाद बाम उस लड़की के साथ थोड़ी दोस्ती हो जाती है। जब बाम वापस लौटता है तो वो देखता है कि रैक वहाँ नहीं होता है क्योंकि उसके ग्रुप की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है। कौन उसे बताता है कि रैक के ग्रुप में उस मास्क वाले ग्रुप का एक मेंबर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। रैक उससे हारना नहीं चाहता, इसीलिए वो ट्रेनिंग में उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, इसलिए रैक को काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। कौन और बाम आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप के 2 लड़के आ जाते हैं। वो दोनों भी बाम से दोस्ती करना चाहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अनक के पिछली टीम के मेंबर थे जिनमें से एक का नाम सिप है। वो दोनों इनसे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये टास्क दिया गया था कि उन्हें 9 लोगों से दोस्ती करनी है। इसके बदले में उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसका यूज़ करके वो खाना या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिले। ये सुनकर बाम भी उनके साथ दोस्ती कर लेता है। फिर कौन और बाम भी उनके साथ कैंटीन चले जाते हैं। कैंटीन में उनकी मुलाकात उस लड़की से होती है जो कि अनक को समझा रही थी कि वो ब्लैक मार्च यूरी की है और उसे यूरी को वापस दे देनी चाहिए, और अनक ने उसे इग्नोर भी किया था। वो लड़की भी बाम के साथ आकर बैठ जाती है। फिर अगला टेस्ट शुरू होता है जो कि सभी के लिए नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी रिंग्स बनी होती है। इन रिंग्स के आसपास नीचे खाई होती है
जो भी इस खाई में गिर गया, जो भी यहाँ से इस खाई में गिर गया वो इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे पहली फाइट अनक और उस लड़की के बीच होती है जो कि अनक को उस ब्लैक मार्च के बारे में समझा रही होती है कि वो यूरी की है। फिर यहाँ से हम कौन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसे एक टास्क मिला होता है जिसमें उसे बाकी सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि रैग अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है, साथ ही वो रेचल वाले ग्रुप के मेंबर्स को हराने में कामयाब भी होता है। जिसके बाद कौन बॉम और रेचल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे सिस्टम के अंदर दोनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। कुन को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बाप की सारे मेंबर्स के बारे में सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये दो ऐसे बंदे थे जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम फिर से उस टेस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ अनक के सामने वाली लड़की अनक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग साबित होती है और वो अनक को ज़मीन पर पटक देती है। वो लड़की अनक से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक असली जहाद प्रिंसेस नहीं हो, फिर तुम कौन हो? हमें पता चलता है कि जहाद वही इंसान है जो सबसे पहले टावर पर चढ़ा था, इसलिए वो अब यहाँ का किंग बन चुका है। अनक उस लड़की को बताती है कि असल में वो कोई प्रिंसेस नहीं है, उसकी माँ प्रिंसेस थी, उसी के नाम पर मेरा नाम अनक रखा गया। इसके बाद हमें पूरी कहानी के बारे में बताया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो इस टावर पर चढ़ा उसका नाम जहाद था और वही किंग जहाद बन गया। और उसके बाद जितनी भी पावरफुल लड़कियाँ उस टावर पर चढ़ी उन्हें काफ़ी पावरफुल एनर्जीज दी गई जो कि ब्लैक स्वॉर्ड के रूप में थी, जिसे हम ब्लैक मार्च भी कह रहे हैं। इन पावर्स को क्लेम करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि अगर वो उन ब्लैक मार्च, ब्लैक स्वॉर्ड वगैरह ऐसी पावर को ऑब्टेन करेगी तो ज़िंदगी भर कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो अनक की माँ थी उसे किसी से प्यार हो गया था, जिसके बाद अनक का जन्म हुआ। लेकिन जब यह बात बाकी के प्रिंसेस को पता चली तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने अनक की माँ को जिंदा जला दिया। इसीलिए अनक सभी प्रिंसेस से अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए इतना ट्राई कर रही है। अनक की माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो किसी से बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अनक की माँ ने अनक को भी सेम चीज़ सिखाई थी, मगर अनक अपनी माँ की मौत की वजह से सब कुछ भूल जाती है। फिर ये पास्ट का सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि अनक और उस लड़की के बीच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चोटिल हो गए हैं। कुन ये बात बाम को बताता है, तभी वहाँ पर सिम आ जाता है जिसे कि 9 लड़कों से दोस्ती करने का टास्क मिला था। वो बाम से आकर उसकी हेल्प मांगता है क्योंकि वो अनक और उस सामने वाली लड़की से दोस्ती करना चाहता है। लेकिन अब अनक और उस दूसरी लड़की एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। सिम बाम से कहता है कि इस तरह वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बाम की हेल्प मांगता है। बाम भी उस लड़के की हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। फिर बाम उस लड़की के रूम में चला जाता है जिसने अनक से अभी अभी फाइट की थी। हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल थी क्योंकि उसने फाइट में अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर इस्तेमाल की थी। वो लड़की अपने पॉइंट्स का यूज़ करके अपने पैर का तो इलाज करवा लेती है, मगर अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम पॉइंट बचे हैं। बाम अपने पॉइंट यूज़ करके उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए लाता है, जिस वजह से वो लड़की उन दोनों की दोस्त बन जाती है। इसके बाद वो दोनों लोग अनक के पास जाते हैं। अनक उन दोनों को देखते ही उन दोनों से दोस्ती के लिए मना कर देती है, मगर बाम उसके लिए भी कुछ खाने की चीज़ लाया होता है, जिसके कारण अनक भी दोनों से दोस्ती कर लेती है। अगले सीन में बाम की क्लास पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बाम की ट्रेनिंग चल रही होती है। हमें पता चलता है कि केवल दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही काफ़ी नहीं है, सभी को शिंजू पावर को कंट्रोल करना भी सीखना होगा। सभी लोग शिंजू पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बाम ने पहली क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाते वक्त जिस लड़की से माफ़ी मांगी थी वो भी बाम की दोस्त हो जाती है। वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बाद भी उसे शिंजू पावर को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। बाम अपनी शिंजू पावर को इसलिए कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि वो लड़का जिसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उसकी हेल्प कर रहा था। बाम उसके बदले में उसे खाने के लिए कुछ सामान देता है। हम देखते हैं कि हो को अभी भी बाम पर शक हो रहा होता है। वो सोचती है कि बाम के अंदर कुछ खास तो ज़रूर है, जिसकी वजह से बाम इतनी जल्दी सब कुछ सीख पा रहा है। चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी तरीके से उसे सिखाए,
लेकिन वो क्या सीखेगा वो सीखने वाले पर ही डिपेंड करता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होप के रूम के बाहर कोई एक लेटर छोड़ जाता है। हमें यह नहीं बताया जाता कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा होता है। इसके बाद यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक जगह वापस इकट्ठा किया जाता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं। इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि हान सुंग लेरो को अपने पास बुलाता है। वो लेरो को बताता है कि अगले टेस्ट में तुम नहीं बल्कि कुआन लीड करेगा। दरअसल कुआन और लेरो एक ही रैंक पर होते हैं। इसके बाद लेरो उन सभी को टास्क के बारे में कुछ समझा रहा होता है। हमें पता चलता है कि रेक और उसके सामने उस मास्क वाले ग्रुप का जो पावरफुल आदमी मेंबर था वो दोनों इस टास्क को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि उनके टास्क पहले से ही पूरे हो चुके हैं और दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा पॉइंट होते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हर एक ग्रुप को कुआन से एक बैच छीनकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। जो भी टीम पहले ऐसा कर पाएगी वो जीत जाएगी, नहीं तो दूसरी टीम की बारी आ जाएगी। अगर पहली टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम बिना गेम खेले ही हार जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि फिर से खून और बाम दोनों अलग अलग टीम में होते हैं। पहली बारी खून की टीम की होती है जिसमें खून को ही लीडर बनाया जाता है। खून सभी को पूरा प्लान समझा रहा होता है कि कैसे उन्हें उस बैच को छीनकर दूसरी जगह पहुंचाना है। सभी लोग मिलकर कुआन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं और कुआन से वो बैच छीनकर निकल जाते हैं। कुआन को देखकर गुस्सा आ जाता है मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और खून की टीम को एक चांस देने की सोचता है। खून का प्लान होता है कि बैग छीनने के बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएंगे ताकि कुआन उन्हें पकड़ ना सके। बैग छीनने के बाद असल में सभी लोग ऐसा ही करते हैं अपनी प्लानिंग के अनुसार और उसी तरह कुआन भी कंफ्यूज हो ही जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर में बैग इन सब में से किन के पास है। फिर वो फैसला करता है कि वो सभी को एक एक करके पकड़ लेगा। हम देखते हैं कि कुआन की खासियत यही थी कि वो सबसे ज़्यादा तेज भाग सकता है, इसलिए जो उसके नज़दीक थे उन्हें वो तुरंत ही पकड़ लेता है। अगली बारी उन लोगों की थी जो ज़्यादा दूर निकल चुके थे। कुआन अपनी फुल स्पीड में उनका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ लेरो हानसुंग से कहता है कि कुन इस टीम का लीडर है, अगर वो चाहता तो बैच की सारी कॉपीज बना सकता था। इस तरह से कुआन उन्हें कभी भी नहीं पकड़ सकता था। जिस पर हानसुंग कहता है कि जो बैच इस खेल में यूज़ किया जा रहा है वो शिनजू पावर से बना है और शिनजू पावर से बनाई गई चीज़ की कॉपीज नहीं की जा सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुआन कुन को भी पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ अब बैच किसके पास है। वो कहता है कि बैच एनक के पास है जो कि ब्रिज के नीचे छिपी हुई है। कुआन को कुन की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कुन को भी अपने साथ एनक को पकड़ने के लिए ले जाता है। इधर हम एनक को देखते हैं जो कि ब्रिज के नीचे छिपी हुई थी। वो कुन को बचाने के लिए अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से कुआन पर हमला कर देती है और फिर उस बैच को अपने पास छिपा कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर कुआन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, इसलिए वो उसका पीछा करके उसके पास से उस बैच को छीन लेता है, जिस वजह से कुन की टीम हार जाती है। टीम के हार जाने की वजह से कुन सभी से माफ़ी मांगता है क्योंकि वही इस टीम का लीडर था। वो उनसे कहता है कि मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सका। असल में कुन ने कुआन को एनक के बारे में सच बताया था। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि कुआन उस बैच को छीन ले और उसकी टीम हार जाए और फिर बाम को भी टेस्ट खेलने का अवसर मिले। दरअसल उसने अपनी टीम को धोखा दिया था ताकि उसका दोस्त जीत सके। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जहां बारी बाम की टीम की होती है। सबसे पहले उस इंसान को चुना जाता है जो बैच को अपने पास रखेगा, यानी उस टीम का लीडर होगा। इसके लिए उस लड़की को चुना जाता है जिसकी एनक से लड़ाई हुई थी, जिसका नाम एंड्रोसी है। सभी लोग अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि एंड्रोसी भी इन्हें धोखा दे देती है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर वो जीत गए तो उनके ग्रुप से केवल 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। वो दूसरों को धोखा देकर अपने पॉइंट्स बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए एंड्रोसी सभी को धोखा दे देती है और बाम से भी ऐसा करने के लिए कहती है। एंड्रोसी उसे बताती है कि अगर तुम्हें टावर के टॉप पर चढ़ना है तो तुम्हें भी ऐसा करना होगा, नहीं तो तुम कभी भी टावर पर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन इधर बाम अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता। इसके बाद ग्रुप के सभी लोग मिलकर एंड्रोसी पर हमला कर देते हैं, लेकिन इधर एंड्रोसी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है और सबका अकेली सामना कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हो आ जाता है। वो ने रेचल को पकड़ रखा था और उसके हाथ में एक चाकू था जो कि उसकी गर्दन पर लगाया था। दरअसल रेचल भी बाम के टीम में ही थी, जिसे देखकर बाम भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है।
हो यहाँ पर बाम से कहती है कि अगर तुमने कुआन को नहीं रोका तो वो रेचल को मार देगी। इस पर बाम कुआन की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुआन बाम को अपनी पावर से फ्रीज कर देता है। कुआन बाम से कहता है कि अगर तुम्हें हो को रोकना है तो तुम्हें भी यही करना चाहिए, अभी मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। यह कहकर कुआन यहाँ से चला जाता है। जाते वक्त कुआन बाम को फिर से अनफ्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि रेचल हो से बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से हो गलती से रेचल को चाकू मार देता है। ये देखकर बाम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुआन वाला सेम मैजिक हो के ऊपर यूज करता है, जिससे हो भी फ्रीज हो जाती है। बाम कहता है कि रेचल बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। हमें दिखाया जाता है कि रेचल के इंजर्ड होते ही रेचल की टीम का एक मेंबर जो कि रैक का अपोनेंट था वो वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हो भी नीचे गिर जाती है। वो भी यहाँ पर रिग्रेट कर रही होती है कि उसकी गलती से रेचल को चाकू लग गया, और इसी रिग्रेट में हो खुद भी सुसाइड कर लेती है। फिर हमें उसकी सारी कहानी बताई जाती है। हो के कमरे पर कोई एक लेटर छोड़ गया था जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें बाम को रोकना होगा। बाम को रोकने के लिए हो के लिए सबसे अच्छा तरीका रेचल ही होती है, इसलिए हो रेचल को पकड़ लेती है। और जब हो से रेचल को चाकू लग जाता है तो सब उल्टा हो जाता है, और इससे दुखी होकर हो खुद सुसाइड कर लेती है। फिर यहाँ से गेम आगे कंटिन्यू होता है। एंड्रोसी और बाम आगे मिलके कुआन से लड़ने लगते हैं। कुआन बहुत ही तेजी से आगे आता है और एंड्रोसी से उस बैच को छीन लेता है। ये देखकर एंड्रोसी शुरुआत में उदास हो जाती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हुआन ने जो छीना था वो दरअसल कोई बैच नहीं था, बल्कि उस बैच के कलर की एक अंडरवियर थी। ये देखकर कुआन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड्रोसी हंसते हुए कुआन को एक नहीं बल्कि 2 बैच एक साथ दिखाती है, जिसमें से एक बैच पहली टीम का होता है। तभी हम देखते हैं कि उनका भी टाइम एंड हो जाता है और दूसरी टीम जीत जाती है। गेम खत्म होती हमें बताया जाता है कि खून ने कुआन के साथ एक डील की थी। खून को पहले ही पता चल जाता है कि पावर के हिसाब से जो 5 टीम क्रिएट की गई थी उनमें से हर एक टीम से कितने प्लेयर्स को लिया जाना था। इसी वजह से वो कुआन के साथ डील करता है ताकि उसके दोस्त पास हो सके। इसके अलावा वेव कंट्रोलर टीम से केवल 2 लोग ही पास होने थे। इसमें से एक वो लड़का था जिसने सेंजू पावर सीखने में बाम की हेल्प की थी, और दूसरे में हो और बाम दोनों में से किसी एक को चुना जाना था। खून हो को बाम के खिलाफ भड़काता है और उससे वो लेटर भेजता है। वो लेटर पढ़ के वो समझ जाती है कि बस अब एक ही जगह बची हुई है, और उसे पता चल जाता है कि उसके और बाम में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि एक सेलेक्ट होना फिक्स है और इनकी टीम में से केवल 2 ही सेलेक्ट होंगे। इसीलिए वो बाम को रोकने के लिए रेचल को पकड़ लेती है, और जब बाद में उसे पता चलता है कि उसने रेचल को गलती से मार दिया है तो खुद रिग्रेट करते करते सुसाइड कर लेती है। ये सारा प्लान खून का रचा हुआ होता है जिससे वो बाम को पास करवा सके। अगले सीन में हम खून को देखते हैं जो कि अपने रूम में आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रैक आ जाता है। हम देखते हैं कि खून थोड़ा परेशान होता है। वो रैक को बताता है कि भले ही बाम अब सिलेक्ट हो जाए पर रेचल अभी भी इंजर्ड है, और बाम के टावर पर चढ़ने का मकसद ही केवल रेचल ही थी। अगर रेचल उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई तो बाम का चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी मंजिल टावर नहीं बल्कि रेचल थी। अब अगर वो इंजर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि बाम अब आगे बढ़ेगा। रेक उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बाम को जरूरी मना लेंगे। तभी हम देखते हैं कि बाम भी आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि मैं टावर जरूर चढ़ूंगा ताकि मैं रेचल को ठीक कर सकूं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खून बाम से प्रॉमिस करता है कि वो हर चीज़ में बाम की हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हो की ग्रे पर फूल चढ़ाने जाने लगते हैं। खून और बाम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हो ने जो भी बाम के साथ किया था उसके लिए बाम हो को माफ़ कर देता है। हम देखते हैं कि बाम के बाकी के दोस्त भी वहाँ पर आए होते हैं। साथ में रेचल भी वहाँ पर होती है। रेचल ठीक से चल नहीं सकती, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठी होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और बाम और रेचल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रेचल बाम से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं स्टार्स देखना चाहती थी, इसीलिए मुझे टावर पर चढ़ना था। मैं तुम्हारे साथ रहकर ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़कर आना पड़ा। रेचल आगे बाम से कहती है कि मैंने जो किया है, कि मैंने तुम्हारे साथ जो पहले किया है उसे देखकर तुम चाहो तो मुझे अब ऐसी हालत में छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया था। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम मुझे पहले जैसी रेचल जानते थे, मैं अब वो ऐसी रेचल नहीं रही हूँ। लेकिन बाम कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरे इतने और दोस्त बन पाए।
लेकिन तुम याद रखना कि मेरी पहली दोस्त तो तुम ही हो, इसलिए मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। टावर पर चढ़ना तुम्हारी इच्छा थी और तुम्हारे पीछे आना मेरी इच्छा थी। ये सुनकर रेचल रोते हुए बाम से फिर से माफी मांगने लग जाती है। अगले सीन में हम एक गुफा के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर मास्टर युगा किसी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हानसुंग आ जाता है जो कि युगा की सारी बातें सुन लेता है। हमें पता चलता है कि हानसुंग को पहले ही पता होता है कि ये असली युगा नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, जिसे देखकर युगा पहले तो अपनी असली आइडेंटिटी बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि युगा असली युगा नहीं बल्कि किंग जहाद के सैनिकों में से एक है। जिसके बाद युगा हानसुंग पर हमला कर देता है, पर हानसुंग खुद को बचाते हुए युगा के साथ समझौता कर लेता है और वो कहता है कि मैं किंग जहाद के सैनिकों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। युगा यहाँ पर अनक की दोनों स्पेशल तलवारों को कलेक्ट करने के लिए आया है, जिसमें से एक तलवार यूरी की होती है, ब्लैक मार्च, जो यूरी ने बाम को दी थी और बाम से बाद में अनक ने छीन ली थी। युगा को ये दोनों तलवारें कलेक्ट करने का ऑर्डर स्वयं किंग जहाद ने दिया था। इसके साथ ही अनक उस प्रिंसेस ऑफ जहाद की लड़की होती है जिसने शादी कर ली थी, जबकि किसी भी प्रिंसेस ऑफ जहाद का शादी करना मना है, जो कि किंग ऑफ जहाद के रूल के खिलाफ है। इसीलिए किंग ऑफ जहाद ने एनक से वो 2 तलवारें कलेक्ट करने के साथ साथ उसे मारने का भी ऑर्डर दिया है। इस बात में हानसुंग भी युगा का साथ देने के लिए मान जाता है। अब जो अगला टेस्ट होता है उसमें हानसुंग युगा का साथ देते हुए सारी प्लानिंग करता है कि कैसे अनक को ख़त्म करना है। लेरो हानसुंग के पास आता है और उसे बताता है कि हमें हो के पास एक लेटर मिला था जिसमें उसे बाम को रोकने के लिए कहा गया था। हम देखते हैं कि हानसुंग शॉक होने की जगह इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि जिसका भी ये प्लान था बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। इसके बाद जो भी लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे उन्हें अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और उन सभी को बताया जाता है कि इस टेस्ट में रेचल पार्ट नहीं लेगी क्योंकि वो खुद इंजर्ड है, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यह बात कौन बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर रेचल को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया तो बाम बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो भी अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करे। ये सोचकर कौन हानसुंग से कहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेने वाला टेस्ट के रूल्स को चेंज करवा सकता है, इसलिए कौन ये टेस्ट लेने के लिए कहता है। दरअसल कौन को इस टेस्ट के बारे में पहले से पता होता है। ये सुनकर हानसुंग भी चौंक रह जाता है कि आखिर कौन को इस टेस्ट के बारे में किसने बताया, जिस पर कौन कहता है कि मैं कौन फैमिली से हूँ, इतना तो मुझे पता ही है। असल में इस टेस्ट के बारे में कौन को लियो ने बताया था। जिस पर हानसुंग कहता है कि तुम्हें इस टेस्ट के बारे में तो पता है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, ये टेस्ट केवल इरेगुलर ही ले सकते हैं। ये सुनकर बाम कहता है कि मैं एक इरेगुलर हूँ, इसलिए इसकी जगह मैं टेस्ट लूँगा। बाम इरेगुलर है, ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। फिर हमें फिर से इरेगुलर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि वो लोग होते हैं जिन्हें टावर नहीं चुनता है बल्कि वो खुद टावर को चुनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाम एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेता है। इसमें बाम उसी स्नैक के पास जाता है जिसके साथ बाम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो स्नैक बाम को देखकर उसे रेचल का टेस्ट लेने की परमिशन दे देता है। अब सभी को यह कन्फर्म हो चुका होता है कि बाम एक इरेगुलर है, इसीलिए हानसुंग बाम से कहता है कि तुम्हारे पास टेस्ट लेने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम एक ऐसे टेस्ट को ले सकते हो जो तुम्हारे टावर पहुंचने के रास्ते को बहुत छोटा कर दे, पर यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। ये टेस्ट केवल इरेगुलर के लिए होता है। और दूसरा ऑप्शन है, तुम रेगुलर टेस्ट लेके आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर सभी सोचने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें बाम का साथ देना चाहिए या नहीं। ये देखकर कौन सभी को बाम का साथ देने के लिए मोटिवेट करने लग जाता है। सरप्राइजिंगली सभी लोग तुरंत ही बाम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें अगले टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जिस टेस्ट में बाम और रेचल को एक बबल के अंदर रखकर एक पानी में भेजा जाता है। पानी में नेड डॉल्फिन होती है जो कि पानी में अपना जाल बिछाकर दिन में एक बार शिकार करती है। जब नेड डॉल्फिन्स की क्वीन जाल बिछाकर शिकार करेगी तो रेचल और बाम को ऊपर की तरफ खींच लेगी और उन्हें बाहर जमीन की तरफ निकाल लेगी। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो रेचल और बाम जीत जाएंगे, मगर ये टेस्ट इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये नेड के ऊपर डिपेंड करता है। नेड डॉल्फिन को शिकार करने से रोकने के लिए वहाँ पर गॉबलिन्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो कि पानी से फिश को पकड़ लेते हैं। अगर उन कीड़ों ने रेचल और बाम को पहले ही पकड़ लिया तो गेम ओवर हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जंगली सुअर भी होते हैं जिनसे नेड डॉल्फिन्स भी डरती है। सुअर को देखकर डॉल्फिन्स भाग जाएंगी
और वो इनका शिकार नहीं करेगी। इस केस में भी सभी लोग हार सकते हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ा खतरा होता है बुल मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर किसी भी हिलने डुलने वाली चीज़ों को खा लेता है, इसलिए उन्हें इन सभी से बचकर टेस्ट पास करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेस्ट शुरू हो जाता है। हेड्स का ग्रुप गॉब्लिन्स पर नजर रखे हुए होता है। रैक का ग्रुप गुफा के बाहर गॉब्लिन्स पर नजर रखने के लिए होता है। सिम का ग्रुप सुअर पर नजर रखने के लिए होता है और नराय का ग्रुप केवल बैकअप के लिए होता है। दूसरी तरफ यूरी टेस्ट एरिया में चुपचाप घुसने का प्लान बनाती है जिससे वो बाम से मिल सके। हम देखते हैं कि सिम के पास अचानक से एक बुल मॉन्स्टर आ जाता है और वो बुल मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी बुल मॉन्स्टर एक नए डॉल्फिन्स को देख लेता है, जिसे देखकर वो उसके पीछे भागने लग जाता है और उस सिम को इग्नोर कर देता है क्योंकि यहाँ पर सिम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। सिम का काम यहाँ पर नए डॉल्फिन्स को बचाना होता है, इसलिए वो बुल मॉन्स्टर को भड़काने लग जाता है और उस पर हमला भी करता है। लेकिन सिम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए वो बुल मॉन्स्टर उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर अनक और एंड्रोसी दोनों आ जाते हैं। इसके बाद अनक और एंड्रोसी दोनों में शर्त लगती है कि आखिरकार हम दोनों में से कौन इस मॉन्स्टर को सबसे पहले ख़त्म करेगा। वो दोनों अपने बीच 5 मिनट की शर्त रखते हैं कि 5 मिनट के अंदर इनमें सबसे पहले इनको कौन मारेगा। अगर एंड्रोसी जीती तो अनक उसे अपनी तलवार दे देगी और अगर अनक जीती तो एंड्रोसी जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगी। इस तरह दोनों में बुल मॉन्स्टर को मारने की शर्त लग जाती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स बड़े बड़े कीड़ों के साथ शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। कोन और बाकी सभी लोग उन पर कड़ी नज़र रखे हुए होते हैं। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और बाम और रेचल के तरफ जाता है, जिसके चारों ओर नेट डॉल्फिन्स अपना नेट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कोन कहता है कि जब ये नेट डॉल्फिन्स जमीन के अंदर होती है तब उन पर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस पर नराय उसे बताती है कि उसके पास एक फिश है जो कि अंडरग्राउंड रास्ते पर नज़र रख सकती है। जिसके बाद हम फिर से सिम के ग्रुप पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर एंड्रोसी बुल मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उसका टाइम भी खत्म होने वाला होता है। टाइम खत्म होने से पहले ही वो बुल मॉन्स्टर वहाँ से भागने लग जाता है, जिसके बाद सभी लोग उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि एंड्रोसी यहाँ पर अकेले पड़ जाती है और इस बार बुल मॉन्स्टर अपनी फुल ताकत से उसे पकड़ लेता है और इसके साथ अनक भी खो जाती है और उसकी मुलाकात युगा से हो जाती है। युगा अनक को उसकी माँ का लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था और रीजन सिंपल था क्योंकि उन्होंने टावर के रूल्स को तोड़ा था। ये बात सुनकर अनक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युगा के साथ लड़ाई शुरू कर देती है और युगा इधर जहाद फैमिली का एक सैनिक होता है, इसलिए अनक को भी युगा के सामने बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही होती है। लड़ाई के एंड में अनक हार जाती है और युगा उस पर हमला करके अनक को नीचे गिरा देता है। इस वजह से अनक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही होती। युगा अनक को बताता है कि तुम्हारी माँ ने टावर्स के रूल को तोड़कर शादी की थी और इसीलिए मैं अब तुम्हें भी ख़त्म करके एक एग्जाम्पल सेट करूँगा ताकि टावर की प्रिंसेस टावर के कोई भी रूल तोड़ने से पहले 7 बार सोचे। युगा अनक को खुद खत्म करने की बजाय बुल मॉन्स्टर को वहाँ पर बुलाता है, जिसने एंड्रोसी को पकड़ कर रखा होता है। तभी हमें पता चलता है कि युगा ही उस बुल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। युगा एंड्रोसी के हाथ में तलवार देखते हुए कहता है कि यही सही मौका है, तुम प्रिंसेस ऑफ जहाद हो, इसलिए तुम इस नकली प्रिंसेस को खत्म करके खुद को बचा सकती हो। पर यहाँ पर एंड्रोसी युगा का साथ ना देते हुए अनक का साथ देती है। इसके बाद अनक और एंड्रोसी दोनों मिलकर युगा पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रैक के ग्रुप को गॉब्लिन्स देख लेते हैं और उस पर हमला शुरू कर देते हैं। रैक का ग्रुप यहाँ पर उनसे बचकर भाग रहा होता है, पर यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि उन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। फिर सीन वापस युगा पर शिफ्ट होता है। एनक और एंड्रोसी के दोनों को साथ मिलकर भी युगा पर हमला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। युगा बहुत ही आसानी से दोनों को हरा देता है और अनक को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूरी पहुँच जाती है। यूरी युगा से कहती है कि मैं खुद अपनी स्वॉर्ड्स को कलेक्ट कर लूँगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर रैक के ग्रुप पर बहुत ही सारे गॉब्लिन्स एक साथ हमला कर रहे होते हैं और लॉरे अपनी पावर यूज करके उन सबको बचा लेता है। इधर युगा जाने के बदले यूरी को ही धमकाने लग जाता है, जिस पर यूरी कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर युगा गुस्सा हो जाता है और यूरी पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि युगा के हमला का यूरी पर कोई असर नहीं होता। इधर हम रैक की तरफ देखते हैं जहां पर कीड़ों के मुंह से अचानक से सुअर निकलने लग जाते हैं जो कि गॉब्लिन्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। नराय सभी को बताती है कि ये सारा कोन का प्लान था
खून ने लॉरी की हेल्प से सारे अंडरग्राउंड टनल बंद कर दिए थे जिनसे होकर सुअर जाते थे। इसलिए सुअर भी नेट डॉल्फिन्स के रास्तों में जा रहे होते हैं जिन्हें गॉब्लिन्स के कीड़ों ने पकड़ लिया और अब सुअर और गॉब्लिन्स आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि आपस में ही लड़ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि खून के पास कोई मिलने आता है। ये भी कोई खून फैमिली से ही होता है। वो लड़का खून को प्रिंसेस मारिया से मिलवाने के लिए ले जाता है लेकिन खून उसे मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि यूरी को ढूंढते हुए उसका ग्रुप युआ के पास चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि यूरी को ढूंढते हुए उनका ग्रुप हानसुंग के पास आ जाता है। वो उन्हें बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड और ब्लैक मार्च को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। साथ ही गोल्ड यानी कि यूरी के नैरेटर को यह भी पता चलता है कि जहाद किंग का एक सैनिक भी यहाँ पर इन तलवार को कलेक्ट करने के लिए आया है। लेकिन हानसुंग भी उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताता। हानसुंग गोल्ड को उस टेस्ट एरिया में जाने की परमिशन दे देता है, जिसे सुनकर गोल्ड अपने साथ आए लड़के जिसका नाम कुर्दान होता है उसे यूरी के पास भेज देता है। इधर यूरी जैसे युगा को खत्म करने वाली होती है तभी गोल्ड यूरी से कहता है कि तुम्हें अनक की हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम प्रिंसेस ऑफ जहाद हो। ये सुनकर यूरी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है पर बाद में कुर्दान को ऑर्डर दे देती है, जो कि उसका ऑर्डर सुनकर युगा को एक बड़े से हथौड़े से वार करके मार देता है। युगा मरते वक्त यूरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर अपनी तलवार के लिए नहीं बल्कि उस लड़के से मिलने के लिए आई हो, पर यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैंने बुल को उसे मारने के लिए भेज दिया है। इसके बाद सीन बाम और रेचल की तरफ शिफ्ट होता है। रेचल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। बाम उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उसके लिए लड़ रहे हैं और अब वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। पहले तुम पावरफुल थी इसलिए तुमने मेरी मदद की, हालांकि बाद में छोड़ दिया था लेकिन मैं उसे भूल जाता हूँ। लेकिन अब तुम कमज़ोर हो और मेरे पास कुछ पावर है, इसलिए अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बुल मॉन्स्टर आ जाता है जिसे युगा ने भेजा था। वो बाम पर हमला शुरू कर देता है। युगा मरते हुए कहता है कि मैं एक इरेगुलर को टावर चढ़ने नहीं दे सकता। इसी के साथ युगा की मौत हो जाती है। युगा की बात सुनकर यूरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। यूरी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर यूरी बाम को बचाने जाती तो बाम टेस्ट से एलिमिनेट हो जाता। इसलिए यूरी ना जाने का फैसला करती है क्योंकि यहाँ पर सभी को भरोसा होता है कि बाम अकेले ही उस मॉन्स्टर को हैंडल कर लेगा। हम देखते हैं कि इधर बुल मॉन्स्टर लगातार ही बाम पर हमला कर रहा होता है। आखिर में बाम थक कर अपनी सिंजू पावर का यूज़ करता है पर मॉन्स्टर बाम को खा लेता है। लेकिन बाम ने संजू पावर एक्टिवेट कर ली थी, इसलिए वो मॉन्स्टर के पेट को फाड़ कर बाहर आ जाता है और इसी तरह बुल मॉन्स्टर भी यहाँ पर मारा जाता है। बाम इंजर्ड होकर सीधा बबल के ऊपर गिरता है और रेचल बाम को पकड़ लेती है। अगले सीन में यूरी सिम को एक पंखे टाइप की चीज़ देती है और उससे कहती है कि तुम ये बाम को दे देना और उससे कहना कि मैं 77 फ्लोर पर उसका इंतज़ार करूंगी। ऐसा कहकर यूरी और कुर्दान वहां से चले जाते हैं। इधर गोल्ड हानसुंग से मिलकर लौट रहा होता है तभी उसे लाल कपड़ों वाली लड़की जाते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर गोल्ड सोचता है कि आखिर एक नेविगेटर यहाँ क्या कर रही है। दूसरी तरफ बाम बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी इस टेस्ट को पास कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है कि नेट डॉल्फिन की क्वीन नेट को ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है, जिसे देखकर बाम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिस पर हमारी और किसी की आंखों को विश्वास नहीं होगा। रेचल यहाँ पर बाम को उस बबल से बाहर धक्का दे देती है जिससे बाम पानी में नीचे जाने लगता है। बाम भी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर यहाँ पर क्या हुआ। हम देखते हैं कि रेचल के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है और हमें पता चलता है कि रेचल यहाँ पर शुरू से ही प्लान कर रही थी। दरअसल बाम को छोड़कर रेचल जब टावर के गेट से बाहर निकली थी तो उसे वहाँ पर एक केयर टेकर मिलता है जो कहता है कि तुम्हें टावर पर चढ़ने के लिए नहीं चुना गया है, इसलिए तुम इस टावर पर नहीं चढ़ सकती हो। ये सुनकर रेचल को शौक लगता है और उस केयर टेकर से ऊपर चढ़ने के लिए गिड़गिड़ाने लग जाती है, जिस पर वो केयर टेकर रेचल को एक मौका देता है और उसे भी वही सेम टेस्ट देने के लिए कहता है जो कि उसने बाम को दिया था। इस टेस्ट में रेचल को एक ब्लैक बॉल को डिस्ट्रॉय करना था जिसकी रक्षा एक सी मॉन्स्टर कर रहा था। सी मॉन्स्टर को देखकर रेचल घबरा जाती है और केयर टेकर से कहती है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मेरे साथ ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है क्योंकि मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। इसके बाद केयर टेकर रेचल को बाम के बारे में बताता है। बाम भी रेचल को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे टावर तक पहुंच जाता है। वो केयर टेकर बाम को भी ऐसा टेस्ट देने के लिए कहता है जिसमें बाम यूरी की हेल्प से पास हो जाता है।
केयरटेकर रेचल से कहता है कि ये तुम नहीं बल्कि बाम है जो कि इस टावर पर चढ़ने के लिए चुना गया है। इसीलिए रेचल बाम से जेलस होने लगती है। रेचल यहाँ पर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती, लेकिन बाम इस टेस्ट को पास कर जाता है। रेचल यहाँ पर केयरटेकर से पूछती है कि कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं भी टावर पर चढ़ सकूं, क्योंकि मुझे टावर पर जाकर स्टार्स देखने हैं। जिस पर केयरटेकर उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें स्टार्स नहीं देखने हैं, तुम्हें खुद एक स्टार बनना है। जो लोग उसे पाने की कोशिश करें तुम उन सब लोगों से ऊपर जाना चाहती हो ताकि तुम सबसे बेस्ट बन सको। जिसके बाद वो केयरटेकर रेचल से कहता है कि अगर तुम किसी तरह बाम को मार दो तो तुम उसकी जगह ले सकती हो, क्योंकि ये टेस्ट बाम ने पास कर लिया था लेकिन तुम यहीं पर ही फेल हो गई हो। दरअसल तुम उसे कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन वो तो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखकर रेचल पहले से जीलियस थी और अब उसे टावर पर चढ़ने के लिए बाम को मारना पड़ेगा। और वो टावर के लालच में केयरटेकर से यहाँ कर देती है कि वो बाम को मार देगी और उसे उसकी जगह चाहिए। रेचल को पता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो केयरटेकर से एक वेपन मांगती है। केयरटेकर रेचल को इसके लिए एक साथी देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसके साथ रैक कंपटीशन कर रहा था। केयरटेकर रेचल से बताता है कि इसकी हेल्प से तुम एक बार मरकर जिंदा हो सकती हो और वो तुम्हारी जगह ले लेगा। तब हमें वो सीन पता चलता है कि जब हो ने रेचल को चाकू मारा था तब रेचल की जगह उसका साथी मारा जाता है, इसीलिए रैक का ओपोनेंट वहाँ से गायब हुआ था और रेचल वापस जिंदा हो जाती है। इधर हमें देखा जाता है कि वो नए डॉल्फिन बबल को जमीन पर फेंक देती है, जिसमें से केवल रेचल बाहर आती है। रेचल को अकेला देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब बाम के बारे में पूछने लग जाते हैं। रेचल उन सभी को झूठ मूठ की कहानी बता देती है कि बाम ने बुल मॉन्स्टर से मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। टेस्ट वाले लोग बाम की बॉडी की भी तलाश करते हैं पर किसी को भी बाम की बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि शायद बाम की बॉडी को किसी फिश ने खा लिया होगा। बाम की डेथ से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। आगे टेस्ट का फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें सभी लोग पास हो जाते हैं। सभी लोग फैसला करते हैं कि बाम की आखिरी इच्छा थी कि रेचल टावर पर चढ़े, इसलिए बाम के सभी दोस्त अब बाम की जगह टावर पर चढ़ने के लिए रेचल की मदद करेंगे। इस तरह से बाम को मारने के बाद रेचल को बाम के दोस्त और उनकी सपोर्ट दोनों मिल जाते हैं। कुन को अभी भी रेचल पर भरोसा नहीं हो रहा होता। वो रेचल से कहता है कि तुम यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करती हो। अगर मैं तुमसे पहले बाम से मिला होता तो ये दिन कभी नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को अगले फ्लोर पर भेज दिया जाता है और आखिरी में हम देखते हैं कि बाम अभी भी जिंदा होता है। बाम के चारों ओर एक तरह की एनर्जी दौड़ रही होती है जो कि अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर नेविगेटर आ जाती है। वो कहती है कि जिसकी रक्षा टावर कर रहा हो उसे कोई कैसे मार सकता है। थोड़ी देर में बाम को वहाँ होश आ जाता है। बाम नेविगेटर से पूछता है कि आखिर रेचल ने उसे धोखा क्यों दिया, आखिर वो क्या चाहती थी। जिस पर वो नेविगेटर कहती है कि तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब टावर के ऊपर जाने पर ही मिलेगा। द आंसर कैन ऑलवेज बी फाउंड एट द टॉप ऑफ द टावर। मैं तुम्हें टावर पर चढ़ने के लिए ट्रेन कर सकती हूँ, लेकिन बाम मुझसे कहता है कि नहीं, मैं खुद इस टावर पर चढ़ूंगा और अपने सारे सवाल ढूंढ लूंगा, इसीलिए मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। अगले सीन में हमें बाम को दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ इस एनिमी का सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 भी आ चुका है जिसके एपिसोड अभी चल रहे हैं। अगर आपको देखना है कि रेचल और बाम के साथ आगे क्या हुआ, क्या वो टावर पर चढ़ पाए या नहीं, और किसको उनकी मंजिल कैसे मिली, तो आप इस सीज़न को फुल सपोर्ट कीजिए। अगर मुझे इस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं इसके सीज़न 2 के एपिसोड भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, वो भी जल्द से जल्द। धन्यवाद।